नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल केसरी स्वागत करता हूं आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आज के हम इस वीडियो में जो मुख्य परीक्षा है उसमें भारतीय संविधान और लोक प्रशासन के संबंध में जो भी प्रश्न आए हुए हैं 2018 से लेकर 2021 तक, उनमें से हम 2018 के प्रश्नों पर विश्लेषण करेंगे और साथ ही हम इस वीडियो में यह भी समझेंगे कि भारतीय संविधान के जो सिलेबस है मुख्य परीक्षा में उस पर कैसे आपको आगे बढ़ना है, किस प्रकार से आपको आगे तैयारी करनी है और उस मुख्य परीक्षा में से भी किस बिंदु पर ज्यादा फोकस करके प्रश्न पूछा जा रहा है। क्योंकि क्या होता है, प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस बहुत ज्यादा है और मुख्य परीक्षा का सिलेबस थोड़ा सा कम है भारतीय संविधान का। और संविधान के साथ यह भी समस्या उत्पन्न हो जाती है, चूंकि यह परीक्षा जो मुख्य परीक्षा है उसमें प्रश्न पत्र क्रमांक 3 सामान्य अध्ययन, जिसको हम लोग प्रथम के नाम से जानते हैं, उसके सेकेंड भाग में है, जिसमें आपको छत्तीसगढ़ का भी प्रशासन, विधायिका, न्यायपालिका पढ़ना है और उसके साथ साथ उसमें लोक प्रशासन का भी तत्व क्या है, शामिल कर दिया गया है। इसीलिए भारतीय संविधान पर हमको थोड़ा बंध कर चलना पड़ता है, हमें थोड़ा एनालिसिस करके चलना पड़ता है कि किस पॉइंट को ज्यादा पढ़े और किसे छोड़कर भी जाया जाए तो हमें नुकसान नहीं होगा। क्योंकि जब हम प्री की तैयारी करते हैं अर्थात प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उसमें ऑलमोस्ट पूरा संविधान पढ़ते हैं, वहां आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते, उसमें किसी भी प्रकार से कोई गुंजाइश नहीं है कि आप उसमें कुछ भी छोड़कर जाएं। लेकिन हाँ, मेंस परीक्षा की जब हम बात करते हैं तो उस परीक्षा जो कि हमने प्री में तैयारी की थी उसी से हमको छाट कर कुछ मुख्य परीक्षा में पढ़ना पड़ता है। क्या दोनों तैयारियां अलग होती हैं? क्या दोनों तैयारियां सेम होती हैं? इस पर भी हम बात करेंगे वीडियो में, जैसे जैसे हम प्रश्नों पर क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और आज का जो वीडियो होगा वो केवल भारतीय संविधान के प्रश्नों पर होगा। इस पेपर में जो लोक प्रशासन है उसके भी प्रश्न आए हुए हैं, छत्तीसगढ़ के भी प्रश्न आए हुए हैं जो कि संविधान से रिलेटेड है, उन पर चर्चा होगी। लेकिन लोक प्रशासन के प्रश्नों पर आज चर्चा नहीं होगी। लोक प्रशासन के लिए मैं अलग से आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा, जिसमें हम एक ही वीडियो में सन 2018, 19, 20 और 21 का एनालिसिस करेंगे। हम इस वीडियो में यह भी समझने वाले हैं कि 2018, 19, 20 और 21 में संविधान से कितने प्रश्न आए हुए हैं। तो हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं बिना किसी देरी के और इस बात पर भी चर्चा कर लेते हैं कि मुख्य परीक्षा में किस प्रकार से नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। जैसे प्रश्न पत्र क्रमांक ये 3 है, जिसका भाग 2 है और उसमें संविधान और लोक प्रशासन शामिल किया गया है। इसके नंबर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो हमें पता चलेगा कि मुख्य परीक्षा में टोटल 7 पेपर है। आप सभी को पता है, पेपर नंबर 1 होता है, पेपर नंबर 2 होता है, ऐसे ही करते करते हम जाएंगे तो कुल कितने पेपर होंगे, टोटल 7 पेपर होते हैं। इस 7 पेपर में से जो तीसरा पेपर है उसे हम सामान्य अध्ययन का प्रथम पेपर कहते हैं। अब इसके 3 भाग हो जाएंगे, प्रथम भाग, द्वितीय भाग और तृतीय भाग। इस द्वितीय भाग में ही आपको क्या मिलेगा, संविधान का प्रश्न मिलेगा। ठीक है, संविधान के साथ यहाँ पर लोक प्रशासन भी शामिल है। अब इसमें क्या होता है कि जो प्रथम भाग है इसमें 75 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और जो तीसरा भाग है ये भी 75 नंबर का होता है। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो 150 नंबर हो गया। अब इसमें बचा जो 50 नंबर का है वो संविधान और लोक प्रशासन से पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर जो पेपर नंबर 3 है वो कितने नंबर का है, 200 नंबर का है। सभी पेपर 200 नंबर के होते हैं और ये कुल कितना हो जाता है, 1400 मार्क्स का पेपर होता है। मुख्य परीक्षा कुल कितने का है, 1400 अंकों का है। अब जब 50 नंबर का इसमें जो प्रश्न पूछा जाएगा भाग 2 से, जो कि संविधान और लोक प्रशासन से होगा, उसका सिलेबस आयोग ने कैसे डिसाइड किया, तो ये रहा। यदि ये ब्लर भी आ रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर टाइप करा दिया गया है दोनों को अलग करके। लेकिन फिर भी यदि आप ओरिजिनल सिलेबस निकालेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसमें संविधान के साथ लोक प्रशासन मिक्स है। यहाँ लिखा हुआ है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, यहां से लेकर कहां तक जाएगा, ये यहां तक। देखिए ये संविधान का हिस्सा है, ठीक। उसके बाद यहाँ पास ये लोक प्रशासन यहां से शुरू होता है और कहां तक जाएगा, यहां तक। लेकिन इसके बीच में आपको यहाँ पास छत्तीसगढ़ के बारे में भी देखने को मिलेगा। जैसे मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं जहां पर छत्तीसगढ़ का पोर्शन आएगा, क्योंकि हम इसे 3 भागों में बांट देंगे। क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको यह भी बताऊंगा कि आप इस भाग की तैयारी कैसे करें, कैसे आप इसे एकदम अच्छे मार्क्स में ला सकते हैं, आपको किस प्रकार से इसमें तैयारी करनी है। तो ये छत्तीसगढ़ के पार्ट है। छत्तीसगढ़ का शासन अर्थात यहाँ पर व्यवस्थापिका मतलब विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और न्यायपालिका, उसके शासक प्रशासन के बारे में भी लिखा हुआ है। प्रशासन में अगर इंपॉर्टेंस दिया जाता है तो वो पंचायत को ज्यादा दिया जा रहा है। पंचायत से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हैं छत्तीसगढ़ के, जो कि इसी पार्ट में आ रहे हैं। ठीक, तो ये रहा सिलेबस जो कि ओरिजिनल यहाँ पर क्या है आपको आयोग के द्वारा दिया गया है।
फिर अगर मैं इसको अगर से टाइप करा के यहाँ पर देखेंगे तो इसमें अलग अलग यहाँ पर पॉइंट बिंदुएं मिलेंगे आपको। भारतीय संवैधानिक इतिहास जो कि 1773 से 1950 का है। फिर भारतीय संविधान का निर्माण की प्रक्रिया, जिस प्रकार से संविधान सभा का गठन हुआ, किस प्रकार से वहां पर समितियां बनाई गई और कौन कौन सी अड़चने थी उनके बारे में। फिर यहाँ पर संविधान की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, तो ये 3 टॉपिक अलग से हो गया। फिर भारतीय संविधान की प्रस्तावना और उसकी प्रकृति जो कि विशेषताओं में ही शामिल हो जाता है, ये 2 अलग टॉपिक हो गए। फिर भाग 1 और भाग 2 है ही नहीं, ये आपको केवल प्री में पढ़ना है। मेंस में अलग से आपको भाग 1 और 2 पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आप भारतीय संविधान का विशेषता पढ़ रहे होते हैं तो वहां पर आप यूनियन प्रणाली पढ़ लीजिए, वहां पर आप संघात्मक प्रणाली पढ़ लीजिए भारतीय संविधान की, जिसके अंतर्गत आप आर्टिकल 1 को वहां मर्ज कर सकते हैं कि भारत राज्यों का संघ है यूनियन प्रकार का, तो वो थोड़ा सा बस काम का है। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ भाग 3 आ गया जो कि है, फिर भाग 4 और भाग 4 का, ये तीनों एक साथ शामिल कर दिया गया है। और इसके साथ इस बीच को हटाइए और यहां पास आएंगे तो आप संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32, उसी के साथ यहाँ पर PIL जनहित याचिका, न्यायिक सक्रियता और न्यायिक पुनर्विलोकन का यहाँ समावेश किया, जो कि भाग 3 का ही पोर्शन है। फिर भाग 4 और भाग 4 का हो गया। फिर ये देखिए भाग 5 का है, संघीय कार्यपालिका, मतलब यहाँ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी। फिर व्यवस्थापिका अर्थात संसद, संसद के कार्य, संसद के पदाधिकारी, संसद की विधि निर्माण की प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, कई प्रकार के संसदीय प्रस्ताव। इस प्रकार से आप संसद में आगे बढ़ेंगे। फिर और आगे बढ़ेंगे तो आगे न्यायपालिका आ जाएगा। न्यायपालिका में दोनों शामिल हो जाएंगे, अगर आप सर्वोच्च न्यायालय की बात करें और उच्च न्यायालय, दोनों शामिल होंगे। जिला न्यायालय भी इसमें पूछ सकता है कभी भी वो, ठीक। जब ये पूरा का पूरा पोर्शन भाग 5 तक समाप्त होता है तो भाग 6 भी इसी के साथ शामिल है। अलग से बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि भाग 5 में भी संसदीय प्रक्रिया है और भाग 6 अर्थात राज्यों में भी संसदीय प्रकार के शासन की व्यवस्था की गई है, इसीलिए बहुत ज्यादा अलग से तैयारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसी में लगभग काम चल जाता है। जो कुछ भी अलग होता है वो अलग से हम जरूर पढ़ते हैं। फिर यहां तक भाग 6 होने के बाद भाग 7 ना तो संविधान में है और ना ही सिलेबस में है। भाग 8 जरूर है। यहां पर देखेंगे तो संघ राज्य संबंध के बारे में बात किया गया है, ठीक। तो भाग 8 के बारे में डायरेक्ट मेंशन ना करके आप यूनियन टेरिटरी कैसे बनाए जाते हैं केवल ये पढ़ के खत्म कर लीजिए। फिर अगर आगे आएंगे तो भाग 9 जो कि पंचायत है, जो कि पढ़ना है। भाग 10 छोड़ सकते हैं। भाग 11 और 12 पूर्ण रूप से यहाँ पर है, क्योंकि विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध ये तीनों हैं, जिसमें वित्त आयोग भी आएगा, अनुदान भी आ जाएंगे, सब आ जाएंगे इसमें। फिर यहां पास आएगा भाग 14 जो कि सेवाओं के बारे में, यूपीएससी, स्टेट PSC। आज तक प्रश्न नहीं पूछा है लेकिन पूछने की बहुत ज्यादा संभावनाएं है। फिर है भाग 18, इसका मतलब है निर्वाचन आयोग से क्या प्रश्न नहीं आ सकते? आ सकते हैं, शब्दशः मेंशन नहीं है लेकिन आप पढ़िए, जरूर आ सकते हैं उससे प्रश्न। फिर है आपातुमन, मतलब सीधा भाग 18 आ गया। फिर है भाग 18 में ही उसके आगे आ जाएगा संविधान का संशोधन भाग 20, और उसके साथ साथ मूल ढांचे की अवधारणा कि कैसे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर बताया गया। फिर छत्तीसगढ़ के शासन, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और इसी में मैं प्रशासन भी ऐड कर देता हूं। तो इनमें आए हुए प्रश्नों की हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे, ठीक। इसके और आगे बढ़ेंगे तो फिर लोक प्रशासन का सिलेबस है, ये रहा लोक प्रशासन का सिलेबस, ठीक है। अब बात करते हैं कि हर एक टॉपिक से 2018, 19, 20 और 21 में क्वेश्चन क्यों आया। पहले बात तो यह भी डाउट आ रहा होगा कि 2018 से ही क्यों किया जा रही है एनालिसिस। इसका रीजन यह है क्योंकि 2017 का जो PSC था उसका सिलेबस और 2018 के PSC का सिलेबस में थोड़ा सा अंतर है। 2017 में हमने क्या किया कि यहाँ पर PSC का सिलेबस चेंज हो गया और 2018 में नए सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या हो रही है, PSC का पेपर हो रहा है, इसलिए एनालिसिस 2018 से है, ताकि बहुत ज्यादा आपका पिक्चर क्लियर हो कि क्या करना है आपको, ठीक। 2018 संवैधानिक इतिहास से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। 2019 में 2 नंबर का, 2020 में 2 क्वेश्चन आ जाते हैं और फिर 2021 में भी 1 क्वेश्चन, मतलब ये टॉपिक इंपॉर्टेंस रखता है बहुत ज्यादा। फिर विशेषताएं और उसकी प्रकृति और प्रस्तावना, हर साल आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन मिलेगा, इससे कभी मत छोड़िएगा। जितना भी प्रस्तावना का चाहे विशेषता हो, चाहे उसमें कोई भी शब्दावली है जिसका मीनिंग पूछे, प्रस्तावना को कोई महत्व पूछे, प्रस्तावना की उपयोगिता पूछे या फिर उसके प्रोस एंड कॉन्स पूछे, तो उसके बारे में आपको याद रखना है। फिर विशेषताएं, खूब सारी विशेषताएं, 15-16 विशेषताएं, सब पढ़ना है आपको। फिर उसके बाद देखिए कितने सारे प्रश्न हैं। 2018 में 2-2 नंबर के 2, 19 में इतना, 20 में इतना और 21 में इतना। मूल अधिकार और DPSP पिछले 2 साल में 18 और 19 में तो प्रश्न नहीं आया, लेकिन यहाँ पर अगर आगे बढ़ेंगे तो ये प्रश्न पूछा गया है। फिर आएगा संवैधानिक उपचार, उसी के साथ ये ऐड कर दिया जाए तो ये 4 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, उसी से भाग 3 से ही आप इसे मानिए, अलग से मत मानिए।
फिर आगे बढ़ते हैं जो कि है संसद। इससे भर भर के प्रश्न है, हर साल इससे बहुत ज्यादा प्रश्न है, खासकर राष्ट्रपति फेवरेट क्वेश्चन है उसका राष्ट्रपति को लेकर। ठीक 2018 में आया, 2019 में नहीं आया, 20 में बहुत ज्यादा आया और 21 में भी आया। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया पूछ ली थी एक बार। मंत्रिपरिषद से अभी तक प्रश्न नहीं पूछा गया, लेकिन पूछा जा सकता है, बहुत संभावनाएं है, इसमें कई सारे प्रश्न बनेंगे मंत्रिपरिषद को लेकर। महान्यायवादी से 2 बार प्रश्न पूछा गया है और संसद की प्रक्रियाओं से 1 बार प्रश्न पूछा गया है। न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट से भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं, ठीक 2019 और 2021 में। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर संघ राज्य संबंध अर्थात भाग 11 और 12, अच्छा उसमें जो एनालिसिस किया हमने इससे पहले, इसमें हम भाग 5 और भाग 6 दोनों को एक साथ रख दिया, ठीक है, चाहे संसद हो, चाहे विधानमंडल हो, चाहे यहाँ पर क्या बोलते हैं राष्ट्रपति हो या फिर राज्यपाल, दोनों को हम साथ में लेकर चल रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं संघ राज्य संबंध में, तो इससे अभी तक कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। इस पर कई सारे आयोगों का रिपोर्ट है वो भी पूछा जा सकता है, अंतरराष्ट्रीय परिषद पूछा जा सकता है, कुछ भी इसमें पूछा जा सकता है। आप मत छोड़िएगा इस भाग को, देखो अभी तक आया नहीं है लेकिन आने की प्रबल संभावना बन सकती है, ठीक है, क्योंकि ऐसे प्रश्न अब आ रहे हैं जो पहले नहीं आए थे। फिर देखते हैं तो अखिल भारतीय सेवा से भी कोई प्रश्न नहीं अभी तक आया है। फिर है संवैधानिक निकायों से भी तो अभी तक ज्यादा नहीं पूछा है। वित्त आयोग को वो क्या करता है, वो इकोनॉमी में पूछ लेता है, नीति आयोग को इकोनॉमी में पूछ लेता है, इस कारण से ऐसा हो रहा है। फिर आपात उपबंध से भी केवल 1 बार प्रश्न आया है, पहले आ चुके हैं 2018 से पहले, 2018 के बाद 1 ही प्रश्न आया। संविधान संशोधन से 2 बार, 2018 और 2000 कब आया, 20 में आया, ठीक, तो इस बार फिर से प्रबल संभावना बनती है कि आ सकता है। और आगे बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ के ऊपर चलते हैं। छत्तीसगढ़ के लिए अलग से यहाँ पर बनाया गया है, विधायिका से बहुत ज्यादा प्रश्न है छत्तीसगढ़ के, 8 नंबर का 2018 में, 19 और फिर 21 में। न्यायपालिका से भी अच्छा प्रश्न है और प्रशासन से भी अच्छा प्रश्न पूछा गया है। फिर पंचायत, देखिए पिछले साल पंचायत पे तो पूरा आग लगा दिया था, 8, 4, 12 और 2, 14 नंबर का। अब देखते हैं टोटल कितने नंबर का केवल और केवल संविधान है और यहाँ पर छत्तीसगढ़ है। संविधान और सीजी मिलाकर कितने नंबर का है और लोक प्रशासन कितने नंबर का छूट जाता है, इस पर बात करेंगे, ठीक। देखते हैं 40 नंबर का आया है, देखिए 50 नंबर में, टोटल 50 नंबर का तो पेपर है, लेकिन 40 नंबर का पूरा क्या है, संविधान और लोक छत्तीसगढ़ का पोर्शन है। केवल 10 नंबर का पूछा क्या, लोक प्रशासन को। फिर आते हैं किस पर, 2019 पर, तो 28 नंबर का आया, 22 नंबर का क्या पूछिए, लोक प्रशासन, जो तक की अभी तक का मुझे लगता है ये मैक्सिमम है। फिर 38 नंबर और यहाँ पास कितने नंबर का लोक प्रशासन, 12 नंबर का। और फिर 46 का पिछले साल 46 नंबर का संविधान है और यहाँ पास केवल 4 नंबर का क्या था, लोक प्रशासन था। जी हाँ, केवल 4 नंबर का, ठीक। तो अब हम चलेंगे कहां, 2018 की ओर। 2018 में क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन अब प्रश्न 50 नंबर का डिवीजन कैसे होगा, यह भी एक प्रश्न है कि वो 50 नंबर कैसे तोड़ा जाए। तो यहां पर जो प्रश्नों की संख्या होती है वो होती है टोटल 12 प्रश्न कैसे होंगे वो देखिए। 2 नंबर के, यहां पास मैं नंबर डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूं, 2 नंबर के जो प्रश्न हैं उनकी संख्या होती है 6। कितनी होती है, 6। टोटल अगर मार्क्स की बात करें तो कितना हो जाएगा, ये 12 नंबर हो गया। फिर यहां पास 4 नंबर के जो प्रश्न है उनकी संख्या होती है 3, इसका भी कितना हो गया, 12 नंबर हो गया। फिर होता है 8 नंबर का प्रश्न, इनकी संख्या होती है 2, अब ये कितने नंबर का हो गया, तो ये हो गया 16 नंबर का। अब 10 नंबर के 2 प्रश्न होते हैं, कितने होते हैं, 2 प्रश्न, 1 यहां पर /1, क्यों 1/1, क्योंकि 2 नंबर के 2 में से किसी एक को सॉल्व करना होता है, मतलब यहां पर कुल कितने नंबर का है, 10 नंबर का। क्या ये 50 हो गया, बिल्कुल 50 हो गया है। अब यहां पर नंबर कैसे होगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर 7, 8, 9, 10, 11 और 12, टोटल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 12 प्रश्न पूछे जाएंगे। कैसे पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले आपको 2 नंबर के लगातार 6 प्रश्न होंगे। कैसे, तो 2018 में 2 नंबर के 6 प्रश्न ये थे। पहला प्रश्न है संवैधानिक संशोधन की विधियां बताइए। दूसरा है सुशासन का अर्थ बताइए, जो कि लोक प्रशासन से है। फिर है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक पंथ निरपेक्ष समाजवादी गणराज्य का अर्थ बताइए, जो कि संविधान से है। फिर संसदीय शासन व्यवस्था, जो कि संविधान और लोक प्रशासन दोनों का है ये विषय। फिर है विकास प्रशासन, जो कि लोक प्रशासन पे चले जाएगा। और अभिप्रेरणा, जो कि क्या है, लोक प्रशासन का। इसका मतलब है इसमें से 6 में से 3 प्रश्न लोक प्रशासन के और 3 किसके हैं, संविधान के हैं। मतलब 6 नंबर का संविधान और 6 नंबर का किसका आया है, लोक प्रशासन का। और मैंने आपको बताया है कि इस साल अर्थात 2018 में है ना, कितने का था, तो 40 नंबर का संविधान और केवल 10 नंबर का क्या है, तो लोक प्रशासन है, जिसमें से 6 नंबर तो केवल यहीं पास है। फिर 4 नंबर कहीं और होगा, जाहिर सी बात है 4 नंबर का एक क्वेश्चन लोक प्रशासन से आएगा। अब डील करते हैं इस पर, कैसे आपको इसका उत्तर लिखना था।
तो उत्तर कैसे लिखेंगे इसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा, वो भी विस्तार से। सबसे पहले जो भी प्रश्न दिया जाएगा, यहां पर जो भी प्रश्न होगा आया हुआ है मुख्य परीक्षा में, हम उसका एनालिसिस करेंगे कि उसका संपूर्ण उत्तर क्या होता है। संपूर्ण उत्तर का मतलब यह होता है कि उसके बारे में संपूर्ण जानकारियां क्या उपलब्ध है लिखने के लिए। लेकिन लिखना कितना है ये अलग अलग प्रश्न बनता है, क्योंकि उसी टॉपिक से 2 नंबर के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसी टॉपिक से 4 नंबर पे भी पूछे जा सकते हैं, उसी टॉपिक से 8 नंबर पर और उसी टॉपिक से 10 नंबर के प्रश्न उठे जा सकते हैं। लेकिन इस संपूर्ण खजाने में से 2 नंबर के लिए क्या छांट के लिखना है, 4 नंबर के लिए क्या छांट के लिखना है, 8 नंबर पे क्या छांट के लिखना है, 10 नंबर पे क्या छांट के लिखना है, ये इंपॉर्टेंस है। यही वो कला है जो आपके काम का है मेंस में, यही वो कला है जो आपको यहां दर्शानी होती है, क्योंकि जो वैल्यूअर है, जो चेक करने वाला है, वो केवल इस प्रश्न को देखेगा और इस प्रश्न के जो आपके द्वारा उत्तर दिए जाएंगे उस उत्तर से वो आपका मूल्यांकन करने वाला है। तो इस प्रश्न का उत्तर वही होना चाहिए जो इस प्रश्न में लिखा गया है। अलग से आपको अलग से दिमाग लगा के उत्तर नहीं लिखना है। इसीलिए इस प्रश्न का अगर उत्तर इतना लंबा होगा, अर्थात इसके बारे में इतनी बड़ी जानकारियां हैं, तो 2 नंबर में हो सकता है केवल हमें इतना लिखना होगा। लेकिन ये इतना क्या होगा ये डिसाइड करेंगे। 4 नंबर पर हो सकता है इतना और लिखना पड़ जाए, 8 नंबर पर हो सकता है इतना और लिखना पड़े, और 10 नंबर पर तो सब कुछ लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए कहते हैं मेंस में आपको यही कला सीखनी पड़ती है कि किसी भी प्रश्न को कैसे 2 नंबर पर, उसी को 4 पर, उसी को 8 पर और उसी को 10 पर कैसे आप आगे बढ़ाएंगे। और आपको संपूर्ण उत्तर में से कौन कौन से पॉइंट को 2 नंबर पर लिखना है, कौन से को 4 पर, किसको 8 पर और किसको 10 पर जाना है। चलिए बात करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है 2 नंबर का, वो है संवैधानिक संशोधन की विधियां बताएंगे। अब इस प्रश्न में समझिएगा कि विधि नहीं लिखा है, विधियां लिखा है। अब इससे दिक्कत क्या हो रही है, या फिर यहां पर समझना यह है आपको कि अगर लिखता संविधान संशोधन की विधि बताइए, मतलब यहां पर प्रोसेस बताइए कि संविधान संशोधन कैसे किया जाता है, कि बिल लाकर लोकसभा में लाएंगे, राज्यसभा में लाएंगे, दोनों जगह से पारित करेंगे, फिर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेंगे, तब ये संविधान संशोधन कर दिया जाएगा। ये नहीं पूछ रहा है। यहां पर वो विधियां लिखकर ये इंडिकेशन दे रहा है आपको कि यहां पर मेथड्स कितने प्रकार के हैं, मतलब कितने तरीकों से आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं। अगर विधि लगता तो क्वेश्चन अलग हो जाता, अगर विधियां लिखा है तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब इसका एक संपूर्ण उत्तर क्या होता है, तो संपूर्ण उत्तर कुछ इस प्रकार से है कि भारतीय संविधान में 3 प्रकार से संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। कैसे है, तो एक होता है जो साधारण बहुमत से होने वाले संशोधन है, जिसमें आपको क्या करना होता है, तो लोकसभा में बिल लाते हैं, फिर राज्यसभा में पारित कराते हैं। और यह होता है सामान्य बहुमत से। कैसे सामान्य, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से। यहां पर यदि लोकसभा की संख्या 545 है, आज उपस्थित केवल 250 हुए हैं, 250 का जितने उपस्थित हैं अगर उतने ही मतदान कर देते हैं, तो उस 250 में से केवल 1/2 +1 अर्थात 126 लोग यदि सहमत है तो वो बिल पारित हो जाएगा। सेम केस होगा राज्यसभा में, जब दोनों सदन से पारित हो जाएगा तो राष्ट्रपति के पास जाएगा और ये संविधान का संशोधन हो जाएगा। तो पहला कंडीशन ये है। दूसरा यहां पास होता है जो कि आर्टिकल 368 में है, जो कि सदन के विशेष बहुमत से होता है। यहां पास आपको फिर से अगर संपूर्ण उत्तर की बात करूंगा तो वही है, विशेष बहुमत में आपको सदन का बहुमत, अर्थात किसी भी एक सदन को ले लेते हैं, 545 का जस्ट आधा करेंगे तो आप 272 + 1 हो जाएगा। यह हो गया सदन का बहुमत, प्लस यहीं पास एक चीज और कंडीशन है, उपस्थित मतदान का 2/3। उपस्थित आज की डेट पे मान लेते हैं 400 हैं, मतदान भी 400 लोगों ने किया। अगर मैं इसका 1/3 करने का प्रयास करूं तो समथिंग यहां पास 133 × 2 करेंगे तो 267 के आसपास आना चाहिए। 2/3 की अगर मैं बात करूं 400 का, तो 266 267 लोग जब इस पर समर्थन कर देंगे, प्लस वो 272 वाला वो भी जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, तब जाकर ये क्या होगा, विशेष बहुमत वाला कहलाएगा। मतलब यहां पर विशेष बहुमत से होने वाले संशोधन, सदन का बहुमत प्लस सदन में उपस्थित मतदान का 2/3 से पारित होगा। तीसरा, सदन के विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की सहमति। जब ये लोकसभा और राज्यसभा से विशेष बहुमत से पारित होकर कहां जाएगा, कम से कम आधे राज्य यहां पर उस पर सहमति दे देंगे, तब उस पर राष्ट्रपति क्या करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं। फिर नीचे नोट करके हमें यह भी बताना होगा, अगर बहुत बड़ा प्रश्न है 10 नंबर का, कि यहां पास भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 के तहत केवल 2 संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है। साधारण बहुमत से होने वाले संशोधनों को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाता है। तो ये एक पूरा संपूर्ण उत्तर हुआ
किसका? संविधान संशोधन का। लेकिन इसको पूछा 2 नंबर पर, केवल 4 लाइन है आपके पास और इतना सारा डाटा है, तो ये तो पॉसिबल नहीं कि आप सबको यहां पर शामिल कर सकें। पूरा का पूरा आप एज इट इज छाप नहीं सकते यहां पर। तो करना क्या होगा आपको यहां बताना पड़ेगा भारतीय संविधान में 3 प्रकार के संशोधन का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 368 में 2 प्रक्रिया बताई गई है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के संशोधन का प्रावधान किया गया है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार के संशोधन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 368 के तहत 2 प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया है। पहला यहां बताइए, संसद के सदन के विशेष बहुमत से होने वाले संशोधन। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा? विशेष। फिर दूसरा पॉइंट, विशेष बहुमत के साथ कम से कम आधे राज्यों की सहमति। तीसरा पॉइंट, साधारण बहुमत से होने वाले संशोधन। फिर ब्रैकेट में लिख दीजिए उपस्थित और मतदान करने वालों का बहुमत। फिर नीचे अगर यहां पर जगह बचा, नहीं तो छोटा सा जो जगह बचा होता है उसमें भी आप उसका यूज कर सकते हैं, नोट करके कि साधारण बहुमत से होने वाले संशोधन को संशोधन की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाता है। बस क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं? क्योंकि अगर कोई उत्तर चेक करता है आपका, तो उसके सामने ना एक मॉडल आंसर होगा। मॉडल आंसर में उसके पास हो सकता है कि ये संपूर्ण उत्तर दिया हो, उसमें से वो केवल उन्हीं बिंदुओं को खोजेगा जो कि ये पहले, दूसरे और तीसरे में सामने सामने लिखे होंगे, या फिर केवल ये 3 पॉइंट को खोजेगा। तो आपने इन तीनों पॉइंट को बता दिया और नोट को भी बता दिया, बाकी वो अंदर जाने का प्रयास नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है यहां पास जो संख्या है, शब्द सीमा की कमी है यहां पास उत्तर में। इस कारण से वो अंदर जाने की बात नहीं करेगा कि विशेष बहुमत कैसे होता है ना, साधारण बहुमत ही कैसे होता है, या फिर किस किस बिंदुओं को विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों की सहमति से पारित करते हैं। क्योंकि अगर 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो हमें यहां बताना पड़ेगा कि विशेष बहुमत के साथ साथ जब हम आधे राज्यों की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे ऐसे आर्टिकल हैं जो इससे संशोधित होंगे, जैसे आर्टिकल 54, आर्टिकल 55, अनुच्छेद यहां पर 73, अनुच्छेद 162, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, स्वयं अनुच्छेद 368, 7वीं अनुसूची, ये सभी के सभी संसद के विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों की सहमति से क्या होते हैं? पारित होते हैं। इस प्रकार से पहले प्रश्न का आदर्श उत्तर आप ऐसे लिखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, सुशासन का अर्थ समझाइए। लोक प्रशासन क्या है, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लेकर आऊंगा। तीसरा प्रश्न है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और गणराज्य का अर्थ समझाइए। इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है 2 नंबर पर इन सभी को डील कर पाना। तो फिर क्या इसका उत्तर छोड़ेंगे? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ये केवल अर्थ की बात करता है, तो इन शब्दों का भावार्थ क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, केवल यही लिख कर आ जाएंगे बस। बाकी अगर मैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की बात करूं तो इसका तो बहुत लंबा उत्तर बनेगा। ये स्वयं में 8 नंबर का प्रश्न है। हर एक बिंदु, यहां पर टोटल 5 जो शब्दावली है वो खुद अपने आप में 8 नंबर के प्रश्न बनाते हैं, लेकिन सभी को कंबाइन करके 2 नंबर का पूछ लिया। हमारे पास केवल 4 लाइन है, तो पॉसिबल है ही नहीं कि आप सभी को संपूर्ण रूप से लिख पाएंगे। तो केवल अर्थ लिखिए और आगे बढ़िए, क्योंकि वो उतना ही जानना चाहता है, क्योंकि यहां पर सीधा लिखा है अर्थ बताइए। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या होता है? संप्रभु, अर्थात एक ऐसी संस्था जो अपने द्वारा लिए गए निर्णयों में किसी अन्य का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करती है। पहला लाइन कंप्लीट हो जाएगा। यहां पर लिखिए संप्रभु, केवल इतना ही लिख दिया। संप्रभु का मतलब क्या है? एक ऐसी संस्था या ऐसा व्यक्ति जो भी हो, है ना, बॉडीज जो अपने द्वारा लिए गए निर्णयों में, जो अपने द्वारा लिए गए निर्णयों में किसी भी अन्य का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करती, अन्य का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करती है, वही क्या कहलाता है? संप्रभु। फिर यहां पर दूसरा आ जाएगा लोकतंत्रात्मक या लोकतंत्र। लोकतंत्र में बता दीजिए आप, केवल जनता का शासन ही क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। संपूर्ण शक्तियां जनता में निहित होती हैं। फिर आया क्या? पंथ निरपेक्ष। फिर आ गया क्या? पंथ निरपेक्ष। यहां पर आपको बताइए कि सरकार का कोई विशिष्ट धर्म नहीं होगा और वो किसी भी विशिष्ट धर्म को मान्यता नहीं देगी। फिर है समाजवादी। सरकार का स्वरूप लोक कल्याणकारी होगा। क्या होगा? सरकार का स्वरूप लोक कल्याणकारी होगा, जिसके केंद्र में समाज होगा। फिर है गणराज्य, शासक वंशागुणत या फिर गणतंत्र शासक वंशागुणत नहीं होगा। बस हो गया। इस प्रकार से आप इसका उत्तर देंगे। आई बात समझ में? फिर जो अगला प्रश्न है वो पूछा गया है, संसदीय शासन के लक्षण बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ज्यादा डाटा है। मैं तो कहता हूं कि आप जितने भी पॉइंट्स होते हैं संसद के सब लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? ऐसा नहीं है कि आप 10 नंबर का आएगा ये क्वेश्चन तभी आप उस पॉइंट को डाल सकते हो। 2 नंबर में भी सभी पॉइंट्स को लिखा जा सकता है। कैसे? समझिएगा। इसे आप दो भागों में डिवाइड कर दीजिए।
कर सकते हैं। मैंने अभी तक जितना भी मेंस का जो कॉपी देखा है आरटीआई वाला है ना, जो कि निकलवाते हैं विद्यार्थी, उसमें जितना भी कॉपी चेक किया है, अगर वो बीच में डिवाइड करते हैं फिर भी ये चेक किया जाता है। मैथ्स में तो आपको करना ही पड़ता है, आप इसमें भी कर सकते हैं, कोई भी नंबर कटा हुआ मैंने नहीं देखा है। आगे क्या होता है ये तो नहीं बता सकता मैं, और ना ही इसके लिए कोई गाइडलाइन जारी की गई कि आप बीच में लाइन खींचकर आप 2 भाग में नहीं बांट सकते कॉपी, बिल्कुल बांट सकते हैं आप। तो आप यहां बताइए सबसे पहले कि जो कार्यपालिका है वो 2 भागों में बढ़ती है। देखना सभी पॉइंट आ जाएंगे। कार्यपालिका 2 भागों में विभाजित होती है। पहला होता है नाम मात्र का, बगल में लिख दीजिए राष्ट्रपति, और एक होता है वास्तविक, जहां पर कौन होगा, प्रधानमंत्री। फिर दूसरा, जो कार्यपालिका है वो विधायिका के साथ क्या होता है, बहुत ज्यादा सहयोग में होता है। ठीक है, कार्यपालिका विधायिका के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन नहीं होता है, सामंजस्य के साथ काम करते हैं। तीसरा, यहां पर जो कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, सामूहिक रूप से क्या होती है, उत्तरदायी होती है। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, संसद इसीलिए काम करता है। फिर चौथा पॉइंट, जो कार्यपालिका है उसे समाप्त कर सकती है, कार्यपालिका को विधायिका विघटित कर सकती है या समाप्त कर सकती है अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से। फिर यहां पर मंत्री परिषद में मंत्री दोनों सदन से आते हैं, विधायिका के ही सदस्य होते हैं, या फिर सीधा लिखिए दोहरी सदस्यता। मंत्री परिषद के मंत्री क्या है, दोहरी सदस्यता में होते हैं, मंत्री दोहरी सदस्यता में होते हैं। ठीक, कैसे होते हैं, तो कोई भी मंत्री एक सांसद भी होता है और एक क्या होता है, वो मंत्री परिषद के भी हिस्से में चले जाता है। फिर यहां पर बहुमत प्राप्त दल का प्रतिनिधित्व होता है, बहुमत प्राप्त दल की सरकार होती है। 7वां, प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है। संसदीय प्रकार की सरकार में किसका नेतृत्व होगा, प्रधानमंत्री का। 8वां पॉइंट ये भी बता दीजिए, यहां पर विधायिका का विघटन किया जा सकता है। जी हां, कार्यपालिका का भी विघटन कर सकती है विधायिका, और विधायिका का कौन कर सकता है, कार्यपालिका विघटन कर सकता है। तो इस प्रकार से आप 8 पॉइंट बता दीजिए, बहुत सुंदर लगेगा उत्तर देखने में, पढ़ने वाले को भी कि हाँ आपने 2 नंबर में अच्छा उत्तर लिखा है, मतलब पूरा लिखा है। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोनों यहां पर किससे संबंधित है, लोक प्रशासन विकास प्रशासन की बात किया है, जो कि लोक प्रशासन के अगले चरण में आता है, अगले चरण में आ जाता है। जो परंपरागत लोक प्रशासन था उससे आगे बढ़कर विकास प्रशासन, नवीन लोक प्रशासन की बात होती है, तुलनात्मक लोक प्रशासन की बात होती है, निजी प्रशासन की बात होती है, जिसमें कई सारे सम्मेलन हुए हैं उसके बारे में है। अभी प्रेरणा मतलब मोटिवेशन के बारे में है, जो मैं काम कर रहा हूं या फिर जहां हम लोग जो सीरीज चला रहे हैं वो आपके मोटिवेशन के लिए ही है। अर्थात अभी जो आपके पास खाली समय है उसमें आप अपने तैयारी को बहुत अच्छा पुख्ता कर लीजिए, ताकि मेंस में जब आप जाएं तो एक कॉन्फिडेंस के साथ जाएं कि हाँ मुझे मेंस का सिलेबस पता है, मेंस का एनालिसिस करके बैठा हूं मैं, मेंस में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर 2 में भी आता है, 4 में भी आता है, 8 नंबर पर आता है तो मैं इसे सॉल्व कर लूंगा। आई बात समझ में। चलते हैं 4 नंबर पर। मैंने बताया आपको 4 नंबर के 3 प्रश्न आने वाले हैं, 6 प्रश्न हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 कितने नंबर के होंगे, ये सब कुछ 4 नंबर का होगा। पहला प्रश्न पूछा है इसमें 4 नंबर पे, संवैधानिक उपचार के अधिकार की विवेचना कीजिए। पहले ये ना पता है संवैधानिक होता है, अब एग्जाम में ऐसे ही लिख दिया था तो ऐसे ही लिखना पड़ गया मुझे भी, है ना। एक्चुअली में संवैधानिक होता है ना, संवैधानिक होता है, संवैधानिक नहीं। तो संवैधानिक उपचार के अधिकार की विवेचना कीजिए। डिस्क्राइब करना है, आर्टिकल 32 के बारे में बात कर रहा है ये। ठीक, आर्टिकल 32 के बारे में बात कर रहा है, बहुत डाटा है आपके पास। आर्टिकल 32 में खुद 4 पॉइंट है, उन केवल 4 पॉइंट को लिखना है। कई सारे विद्यार्थी क्या करेंगे इसमें कि इसमें केवल रीट को लिखकर आ जाएंगे, वो सीधा लिखेंगे कि किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो उसे न्यायपालिका में क्या है, उसे जाने का अधिकार है और उसके लिए वो रीट जारी कर सकती है। फिर पूरा उत्तर वो अपना रीट में ही घुमा देंगे, पूरा उत्तर रीट में घूमेगा। 5 रीट है, खत्म हो जाएगा इतने में उत्तर उनका। गलत है ये, गलत बिल्कुल नहीं है, मतलब ऐसा है 60% सही है, 100% में इसे सही नहीं मान सकता। रीजन ये है क्योंकि ये संवैधानिक उपचार के अधिकार को पूछ रहा है, आर्टिकल 32 में है। इसमें टोटल 4 पॉइंट है, आपने केवल 2 पॉइंट समझाया, एक तो समावेदन करने का अधिकार और दूसरा रीट जारी करने का अधिकार। तीसरा और चौथा पॉइंट आप छोड़ के आ जाएंगे। अगर कोई अच्छा चेक करने वाला होगा तो फिर वो क्या करेगा कि आपके उत्तर को वो अधूरा मानेगा और अधूरा नंबर देगा आपको इसमें टोटल पूरे 4 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। लेकिन कैसे लिखेंगे देखते हैं। अगर मैं 4 नंबर के प्रश्नों की बात करूं तो आपके पास टोटल 8 लाइन है और इस 8 लाइन में ही आपको इसका उत्तर देना है। लिखेगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकारों का प्रावधान किया गया, इसके अनुसार कॉमा, फिर पहला पॉइंट, किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार के हनन होने पर उसे सर्वोच्च न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार होगा। अब वो क्या कर सकता है, यदि कोई व्यक्ति है उसके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो उसे सीधे सुप्रीम कोर्ट में समावेदन करने का क्या होगा, अधिकार होगा। हो सकता है ये डेडलाइन में खत्म हो। फिर बी पॉइंट, सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार के प्रवर्तन करने के लिए आदेश, रीट या किसी प्रकार का निर्देश जारी कर सकता है। रीटों की संख्या 5 बताई गई है। फिर यहां पहला, यहां पास लिखेंगे,
सुप्रीम कोर्ट अर्थात सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकार के प्रवर्तन के लिए आदेश, निदेश या रिट जारी कर सकता है। 5 प्रकार के रिट, नाम लिखकर छोड़ दीजिए। मैं तो कहता हूं नाम मत लिखिए, आप एक काम कीजिए, इधर टेबल बना दीजिए छोटा सा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, है ना, अधिकार परीक्षा और एक होता है परमादेश। इन 5 का नाम लिख दीजिए और उसके बगल में केवल उसका अर्थ लिख दीजिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण, सशरीर प्रस्तुत करना। परमादेश, हम आदेश देते हैं। फिर आता है अधिकार परीक्षा, किस अधिकार से। फिर आता है प्रतिषेध और उत्प्रेषण। प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना, उत्प्रेषण का मतलब होता है सूचना देना। तो ये हो गया। फिर उसके बाद आप तीसरा पॉइंट बताइए कि संसद उच्चतम न्यायालय के शक्तियों पर किसी भी प्रकार से प्रभाव डाले बिना अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करने के अधिकार को, या फिर अनुच्छेद 32 के तहत जो भी शक्तियां प्राप्त हैं वो किसी अन्य न्यायालय की अधिकारिता में शामिल कर सकती है। उच्चतम न्यायालय की शक्तियों पर कोई प्रभाव नहीं डालना है आपको। उच्चतम न्यायालय की शक्तियां एज इट इज बने रहेंगी। हाँ, ये शक्तियां किसी और न्यायालय को भी जा सकती हैं, ऐसा यहाँ पर प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पास जो चौथा पॉइंट होगा वो ये इस प्रकार से होगा कि संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए इस भाग में या इस अनुच्छेद में दिए गए अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। मतलब यदि संविधान में कोई उपबंध है तो उसके आधार पर निलंबन तो हो सकता है, अन्यथा कोई और आधार नहीं है इसको निलंबित करने का। और आधार कहां बताए गए हैं? आपातकाल के दौरान बताए गए हैं, अनुच्छेद 358 और 359 में। बाकी और कोई जरिया नहीं है कि आप इन अधिकारों को, अर्थात जो 14 से लेकर 30 तक दिए गए हैं, उनको आप क्या कर सके, निलंबित कर सकें। तो टोटल 4 पॉइंट में आपका उत्तर आना चाहिए यहां पर, ठीक है। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट, ये होगा पूरा संपूर्ण उत्तर। किसके बारे में? संवैधानिक उपचार के अधिकार के बारे में। फिर यहां पर जो दूसरा प्रश्न पूछा गया है, विधि निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, केवल 8 नंबर पर लिखने का प्रयास करना है हमें। हमको उन्हीं पॉइंट को यहां पर डालना पड़ेगा जो कि यहां पर रिलेवेंट होगा। कैसे? विधि निर्माण के लिए तो बहुत सारे हैं भाई। एक होता है साधारण विधेयक, फिर एक होता है धन विधेयक और एक होता है वित्त विधेयक। तो ये 3 प्रकार के अलग अलग विधियों का निर्माण होता है। लेकिन वो केवल विधि की बात कर रहे हैं, तो क्यों ना हम एक ऐसा उत्तर लिखने का प्रयास करें जो कि आदर्श हो। यहां पर हम बताएंगे कि सरकार में विधायिका अंग, जो सरकार के 3 अंग है, उसमें से विधायिका को विधि निर्माण की प्रक्रिया या विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त है। विधायिका में विधि निर्माण की प्रक्रिया सदन से शुरू होती है। फिर प्रक्रिया में 1, 2, 3, 4 पॉइंट चालू करेंगे। किसी भी सदन में विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। विधायिका विधि निर्माण हेतु विधेयक को किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुत करने से पूर्व उसका नाम प्रारूप होता है। फिर सेकंड पॉइंट पर, उस सदन में, जिस सदन में इसे प्रस्तुत किया जाता है, वहां पास यहाँ 3 वाचन होते हैं। मैं इसे शब्द सीमा में लेके आ जाता हूं यहां पास, ठीक। यहां पास बताएंगे भारतीय संविधान या फिर भारत में विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है वो विधायिका के पास या शक्ति उसके पास है। विधि निर्माण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम सदन कार्य करता है और उसमें पहला पॉइंट आपको आएगा कि विधेयक को किसी भी सदन में या प्रारूप को किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक, किसी भी सदन में लाइए। दूसरा, जिस सदन में प्रस्तुत किया गया वहां 3 वाचन होते हैं, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय। इन तीनों में अलग अलग लाइन में डाल दीजिए क्योंकि यही इंपॉर्टेंस है। यहां पास प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति विधेयक के बारे में चर्चा करता है या जानकारी देता है। विधेयक के बारे में जानकारी देना, प्रथम वाचन में केवल जानकारी दी जाती है, विधेयक के बारे में जानकारी देना, ठीक। दूसरे वाचन में, द्वितीय वाचन में क्या होता है, विधेयक पर जांच की जाती है, जांच की अवस्था, और इसी पर क्या होता है, संशोधन। अगर विधेयक में संशोधन हो गया तो विधेयक का हिस्सा बन जाता है। तीसरा, विधेयक को संपूर्ण रूप से पारित करना, विधेयक को पारित करना, यह तीसरा है इसका वाचन। फिर प्रथम सदन से पारित होने के पश्चात विधेयक दूसरे सदन में प्रस्तुत किया जाता है। चौथा पॉइंट, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने के पश्चात विधेयक कानून में बदल जाता है। नोट करके आप बताइए, धन विधेयक और वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। धन विधेयक को पर निलंबनकारी वीटो कार्य नहीं करता है। बस इतना ही आपको बताना रहेगा, ठीक है। तो यह है विधि निर्माण की प्रक्रिया, जिस प्रकार से क्या किया जाता है, विधि का निर्माण किया जाता है। बाकी बहुत कुछ है इसमें बताने को, वीटो पावर क्या होते हैं क्या नहीं होते, लेकिन जब 15 नंबर का 40 नंबर का प्रश्न है तब आपको जाना है, सब कुछ बताना पड़ेगा, हर एक विधेयक के बारे में अलग अलग। अभी आपने क्या किया, एक विधेयक को पकड़ा, आपने उसकी पूरी प्रक्रिया समझा दी,
और यहाँ पास लोकसभा क्या बोलते हैं, धन विधेयक और वित्त विधेयक के बारे में ये बता दिया कि वो केवल कहां प्रस्तुत होंगे, तो लोकसभा में। धन विधेयक पर केवल लोकसभा की शक्तियां होती हैं, ये भी बता दिया। तो इसका मतलब है आपने धन, वित्त और साधारण तीनों का यहाँ पास बात कर लिया। फिर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देते हैं तभी विधेयक बनेगा, ऐसा थोड़ी पूछा वीटो पावर बताओ भाई। राष्ट्रपति जाहिर सी बात है हस्ताक्षर करेंगे तभी वो क्या बनने वाला है, विधेयक बनने वाला है। ठीक, इसके बाद है 4 नंबर का तीसरा प्रश्न, जो कि है जिला प्रशासन में कलेक्टर की भूमिका बताइए। ये लोक प्रशासन का क्वेश्चन है। मैंने कहा टोटल 10 नंबर का आया है, वहां पास आया था 2 गुणे 3 6 नंबर का, यहाँ 4 गुणे 1 4 नंबर का। ये 10 नंबर के प्रश्न हो गए समाप्त। अब आएगा केवल संविधान का प्रश्न। अब ये 4 नंबर के 3 प्रश्न हो गए खत्म। 8 नंबर के 2 प्रश्न बताए गए हैं। पहला है राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति, दूसरा है छत्तीसगढ़ विधानसभा का संगठन और शक्तियों की विवेचना कीजिए। ये 2 प्रश्न हैं, मतलब एक छत्तीसगढ़ से और एक राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति से। बहुत अच्छा प्रश्न है, वास्तविक स्थिति आपको बतानी है। ठीक, इसमें हम आर्टिकल का भी उपयोग कर लेंगे। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे लिखा जा सकता है। इस प्रश्न में आपको सबसे पहले बताना पड़ेगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। इसके साथ ही कॉमा करके, इसके साथ ही अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति की समस्त शक्तियां मंत्रिपरिषद के अधीन होती हैं, अर्थात राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है। ठीक, फिर उसके बाद यहां पर पैराग्राफ चेंज कीजिए और ये लिखिए, संविधान सभा में वाद विवाद के दौरान भीमराव अंबेडकर जी ने कहा, इन्वर्टेड कॉमा में, क्योंकि उन्हीं का कथन है तो उन्हीं के कथन के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे, कि भारत में राष्ट्रपति की स्थिति वही होगी जो ब्रिटेन में महाराजा की है या राज प्रमुख की होती है। यहां वह कार्यपालिका प्रधान नहीं होगा, केवल नाम मात्र का वो क्या होगा, प्रमुख होगा। समझ सकते हैं, उस पर निहित होंगी, उसके नाम से की जाएंगी। वो पूरे देश का संपूर्ण निर्वाचित एक क्या होगा, नागरिक होगा। संपूर्ण निर्वाचित होता है वो, जी हाँ, राष्ट्रपति का निर्वाचित होता है और वो संपूर्ण होता है। इसका मतलब आप अपनी शुरुआत कहां से करने वाले हैं, अनुच्छेद से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार समझ सकते हैं, उस पर निहित होंगी। 74 के अनुसार वो अपनी शक्तियों का प्रयोग कैसे करेगा, तो मंत्रिपरिषद के पूछने पर करेगा। फिर संविधान सभा में वाद विवाद के दौरान, संविधान सभा में वाद विवाद के दौरान भीमराव अंबेडकर जी ने राष्ट्रपति की स्थितियों को स्पष्ट करते हुए कहा कि यहां पास आ जाएगा कहा कि। फिर आप बताइए, भारत में राष्ट्रपति की स्थिति वही होगी जो ब्रिटेन में किसकी है, राज प्रमुख की है। यहां पास क्या आ जाएगा, राज प्रमुख की है। वह क्या होगा, वह सरकार का प्रमुख होगा, लेकिन कार्यकारी प्रमुख नहीं होगा। वह नाम मात्र का प्रमुख होगा। यहां तक हो गया, नाम मात्र का प्रमुख होगा। फिर हमको यह भी बताना पड़ेगा कि वह भारत का संपूर्ण निर्वाचित अधिकारी होता है, मतलब पहला नागरिक, प्रथम वह भारत का संपूर्ण निर्वाचित अधिकारी, जी हाँ, सबसे बड़ा निर्वाचन तो इन्हीं का है, निर्वाचित अधिकारी होता है। वह भारत का प्रथम नागरिक है और सेना प्रमुख भी होता है। ठीक, इस प्रकार से आपने उसकी स्थिति को दर्शा दिया है। लेकिन राष्ट्रपति अपनी समस्त शक्तियों का प्रयोग किसकी सलाह पर करेंगे, मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेंगे। तो यहां तक वो काम हो जाएगा पूरा। अभी भी हमारे पास जगह है और ये वास्तविक स्थितियों की बात कर रहा है, एक्चुअली में हुआ। तो हमें अभी तक ये समझ में आया कि इसके लिए जितने भी शक्तियां दी गई वो तो मंत्रिपरिषद के अधीन है। क्या इसके पास खुद का पावर नहीं है? नहीं। लिखिए, यहां पास लिखिए कि इन प्रावधानों से हटकर, इन प्रावधानों से इतर या हटकर, जो भी है इतर, राष्ट्रपति के पास स्वविवेकीय शक्ति भी है, स्वविवेकीय शक्ति भी प्राप्त है। कैसे प्राप्त है? तो बहुत सारे हैं। पहला, लोकसभा का विघटन होने पर, लोकसभा के विघटन पर मंत्रिपरिषद के बातों को या फिर मंत्रिपरिषद के अधीन कार्य नहीं करता है। दूसरा, मंत्रिपरिषद का बहुमत, मंत्रिपरिषद का बहुमत समाप्त होने पर वह मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है। जी हां, मंत्रिपरिषद को वो क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। तीसरा, विधेयक को आपत्ति सहित पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, कॉमा जेबी वीटो का यूज कर सकता है। विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, कॉमा वह किसी पर भी जेबी वीटो या पॉकेट वीटो का यूज कर सकता है। चौथा, स्वविवेकी की ही बात करेंगे। अनुच्छेद 86 के तहत, अनुच्छेद 86 के तहत वो अभिभाषण दे सकता है सदन में। क्या कर सकता है? तो वो कोई भी संदेश पहुंचा सकता है। फिर पांचवा और लास्ट पॉइंट आप ये भी बता दीजिए कि वो अनुच्छेद 78 के अनुसार शासन और प्रशासन से संबंधित समस्त जानकारियां किससे प्राप्त कर सकता है? प्रधानमंत्री से प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार से आपने क्या किया, उसके संवैधानिक स्थिति को,
उसके एक कोटेशन को जो अंबेडकर जी ने कहा है और उसके साथ साथ जो वास्तविक प्रावधान है उसके स्व विवेकियों को लेकर यह भी समझा दिया। तो विवेचना करने के लिए केवल कहा था, आलोचना करने के लिए नहीं कहा था, समीक्षा करने के लिए नहीं कहा था, वो केवल डिस्क्राइब करने के लिए कहा था। तो हमने उसको क्या कर दिया, अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया। अगर यहाँ पर आलोचना समीक्षा करने के लिए बोलता तो पॉजिटिव नेगेटिव, इसी को लेकर पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए हम एक कंक्लूजन लिख देते हैं, तो फिर वो 10 नंबर का उत्तर पूरा हो जाता है। क्योंकि 10 नंबर से बड़ा आएगा नहीं, तो इसलिए उससे आगे सोचने की आवश्यकता भी नहीं है। तो अगर कंक्लूजन पूछता या फिर यहाँ पर मतलब आलोचना पूछता, समीक्षा पूछता, तो फिर कंक्लूड कर देते, हम केवल क्या करते, कंक्लूड करके आगे निकल जाते। तो इस प्रकार से 8 नंबर के प्रश्नों को आपको इस प्रकार से चर्चा करनी थी। फिर एक और प्रश्न है जो कि छत्तीसगढ़ का है। मैंने कहा कि मैं छत्तीसगढ़ को भी डील कर लूंगा, ठीक है। जो आदर्शम उत्तम हो सकता है, इसमें उत्तर हो सकता है, मैं उससे जरूर बताऊंगा कि कैसे लिख सकते हैं आप। छत्तीसगढ़ के विधानसभा का संगठन और शक्तियों की विवेचना कीजिए। कि छत्तीसगढ़ के संविधान सभा बोल रहा हूं मैं, विधानसभा है, छत्तीसगढ़ के विधानसभा का संगठन और शक्तियों की विवेचना कीजिए कि छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा है उसकी संरचना क्या है, कैसे वो बना है, उसका संगठन में कैसे सीटें बटी हुई हैं। फिर यहां पर शक्तियों की विवेचना कीजिए, मतलब उसको डिस्क्राइब करना है कि कौन कौन सी उसमें शक्तियां हैं। एक पेज है आपके पास, बस केवल एक पेज है, 15 से 16 लाइन जो भी उसमें दिया जाएगा उसी में आपको बताना है। फिर लिखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद, अगर आपको अनुच्छेद पता है तो आप यूज कीजिए, अच्छा लगता है थोड़ा सा चेक करने वाले को, क्योंकि हाँ आप संविधान का नॉलेज रखते हैं और आपने अनुच्छेद सही सही यूज किया है। गलत आता है तो गलत अनुच्छेद का प्रयोग मत कीजिए, नहीं करेंगे चलेगा, करके गलत करेंगे तो गलत इंपैक्ट पड़ेगा भाई, सीधी बात, ठीक है। तो मत कीजिए तो ज्यादा अच्छा है, अगर आता है तो बिल्कुल कीजिए और एकदम सही वाला कीजिए। अनुच्छेद 170 के अनुसार, अगर मैं गलत नहीं हूं तो अनुच्छेद 170 में विधानसभा के संरचनाओं के बारे में दिया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार छत्तीसगढ़ की विधानसभा की संरचना निम्न होगी, ठीक। यहां पर बताइए कुल संख्या कितनी होगी, तो यहां होगी कुल संख्या होगी 90, ठीक। कुल संख्या क्या है, 90। फिर यहां बताइए अनुच्छेद 332 के अनुसार अनुसूचित जाति और जनजातियों का आरक्षण दिया गया है, कितना है, तो अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण है आपके पास 29, अनुसूचित जाति है 10, और उसके साथ साथ यहाँ पास अगर सामान्य वर्ग के सीटों की बात करेंगे तो वो है 51, तो ये टोटल हो गया 90। नोट करके आप लिख दीजिए, या फिर नोट नहीं भी लगाएंगे तब भी चलेगा। अनुच्छेद 333 के अनुसार आंग्ल भारतीयों के मनोनयन का प्रावधान था, जिसे सन 2020 तक के लिए ही रखा गया है। कहां तक के लिए रखा गया है, 2020 तक के लिए, बस इतना ही बता दीजिए। वो आपसे उम्मीद नहीं कर रहा कि नया संशोधन क्या हुआ था वो बताओ, नहीं वो सब नहीं बताना था, लेकिन अब ये लागू नहीं है। फिर यहाँ पर अगर हम इतना लिख रहे हैं, चूंकि यहाँ पर जगह छूट रहा है थोड़ा सा, तो छूटेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो यहाँ पर आप टेबल बना दीजिए संगठन के बारे में ही कि वर्तमान पदाधिकारी कौन है। यहाँ पर लिखिए वर्तमान पदाधिकारी, पहला लिखिए यहाँ पर अध्यक्ष, जो भी अध्यक्ष होंगे, यदि मैं गलत नहीं हूं तो श्री चरणदास महंत जी हैं। फिर उपाध्यक्ष जो कि श्री मनोज मंडावी जी थे, उनका डेथ हो गया तो अभी यह पद रिक्त हो गया है। फिर यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष के बारे में बता दीजिए, नेता परिपक्ष कौन है। मुख्यमंत्री कौन है ये भी बता दीजिए, मुख्यमंत्री वहां का सदस्य होता है बस, ठीक है। विधानसभा के संगठन में वो मंत्री नहीं आते हैं, लेकिन हाँ मुख्यमंत्री एक इंपॉर्टेंट पद है तो आप बता सकते हैं। तो इस प्रकार से ये संगठन आपने क्या किया, बहुत अच्छे से समझा दिया कि हाँ हमारी विधानसभा तो ऐसे ही बनी है। ध्यान रखना विधानसभा पूछा, विधानमंडल पूछता तो फिर यहाँ पर उत्तर अलग हो जाता, फिर राज्यपाल भी आ जाते, विधान परिषद हमको बताना पड़ता कि छत्तीसगढ़ में विधान परिषद का अस्तित्व नहीं है, तो 2 लाइन एक्स्ट्रा हो जाता बस यहाँ पर, ठीक। अगर यहाँ विधानमंडल पूछता तो, लेकिन यहाँ विधानसभा पूछा है इसलिए दिक्कत नहीं है। फिर आधा पेज बचा हुआ है, शक्तियों के बारे में पूछा, चलिए शक्तियों के बारे में जानकारी देख लेते हैं। अनगिनत शक्ति है, बहुत सारी शक्तियां, लेकिन किन शक्तियों को लिखोगे आप, देखते हैं कौन कौन सी शक्तियां यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। सबसे पहले भाई इनका काम है कानून बनाना। कानून कहां से बनाती है, तो संविधान की कुछ सूचियां हैं। तो छत्तीसगढ़ की विधानसभा राज्य अनुसूची 7वीं अनुसूची के राज्य सूची और संवर्ती सूची के मामलों पर या विषय पर कानून का निर्माण कर सकती है। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि विधानसभा 7वीं अनुसूची के राज्य सूची और संवर्ती सूची पर कानून का निर्माण कर सकती है। दूसरा पॉइंट, विधानसभा जो विधानसभा होगी, विधानसभा कार्यपालिका के द्वारा तैयार किए गए बजट को स्वीकृति प्रदान करती है। जो बजट होता है उसकी स्वीकृति कौन देते हैं, विधानसभा देती है। तो इंपॉर्टेंट काम है, हर साल यही काम होता है। तीसरा,
कार्यपालिका को वो क्या कर सकती है, नियंत्रण स्थापित करती है, कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित करती है अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से, विभिन्न प्रस्ताव के माध्यम से। थोड़ा सा जगह बचा होगा क्योंकि मैं यहाँ पर थोड़ा सा कम पेज मिल रहा है मुझे, लाइन और होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 चार लाइन और है हमारे पास, 3-4 लाइन और होगा, ठीक है। तो यहाँ पास और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पास एक पॉइंट और आ जाएगा कि जो विभिन्न आयोगों के रिपोर्ट होते हैं, जैसे कैग का रिपोर्ट हो गया, अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी आयोग का रिपोर्ट हो गया, वित्त आयोग का रिपोर्ट हो गया, तो उस पर भी चर्चा कौन करेगा, तो इन्हीं लोग करेंगे। किसी भी नई योजनाओं का निर्माण भी इन लोग कर सकते हैं, जैसे मनरेगा हो गया, कौशल विकास योजना हो गया, है ना, जो ग्राम सड़क योजना हो गए, हमारे यहाँ जो खाद्यान्न योजना है, तो ये सब योजना है वो विधानसभा ने बनाए हैं, तो विधानसभा को अधिकार है ये भी करने का। फिर ये पंचायतों के क्या है, लेखाओं का परीक्षण भी करती है, मतलब यहाँ पास जो पंचायतों के जो बजट होते हैं उनको भी ये पारित करवाती है, यहाँ पास पारित कराती है इन द सेंस, मतलब पंचायतों के जो बजट होते हैं उसमें मैक्सिमम हिस्सा जो पैसा है वो विधानसभा के ही स्वीकृति से जाता है। इस प्रकार से विधानसभा के इतनी शक्तियों को आपको बताना पड़ेगा जो इंपॉर्टेंट शक्तियां हैं। आई बात समझ में? तो यहाँ पास क्या है, यह है छत्तीसगढ़ की विधानसभा का संगठन और शक्तियों की विवेचना कीजिए। अब केवल एक प्रश्न बचेगा जो कि है टोटल 10 नंबर का, उसमें 2 प्रश्न है, केवल एक सॉल्व करना है आपको, चाहे आप या तो आइदर ये सॉल्व किए या ये फिर ये कीजिए। हम दोनों पर चर्चा करेंगे, एक पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हमारा काम है एनालिसिस करना, तो क्या लिखना था क्या नहीं उस पर चर्चा कर लेते हैं। पेज कितना मिलेगा, तो आपको एक साइड पूरा मिलेगा और दूसरे साइड आधा पेज और मिलेगा, आधा पेज या फिर हो सकता है 5 पेज या 5 लाइन या 6 लाइन मिलेगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा 10 नंबर के लिए, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन कीजिए। फिर से डिस्क्राइब करने के लिए पूछ रहा है, तो बताइए कि छत्तीसगढ़ भारत के उन प्रमुख या प्रथम राज्यों में से है जिसने पंचायती राज व्यवस्था को क्या किया है, पारित किया है, शामिल किया है, लागू किया है, जो भी लिखना चाहें आप। फिर इस अधिनियम की निम्नलिखित विशेषताएं बताई जा सकती हैं। फिर पहला बताइए, मतलब इतना लिखने के बाद पहला पॉइंट आएगा ना, ताकि आप एक भूमिका बांध सकें कि हाँ भाई हमने क्या किया है, पहले बार में पारित किया था, मध्य प्रदेश के साथ है तो बनाया ही था और क्या। फिर हम बताएंगे कि ठीक है हमारे यहाँ विशेषता क्या है। तो 3 स्तर पर पंचायतों का गठन किया गया है। क्या किया गया, 3 स्तर पर, यहाँ पर केंद्रीय स्तर पर या फिर धुरी स्तर पर या फिर ग्रामीण स्तर पर कौन आ जाएगा, तो यहाँ ग्राम पंचायत आ जाएगा। फिर दूसरा आएगा कौन, जनपद पंचायत जनपद स्तर पर। फिर आएगा जिला स्तर पर जिला पंचायत। दूसरा, ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा का क्या किया जाता है, तो निर्माण किया जाता है। ग्राम पंचायत के सभी गांव में, केवल ऐसा नहीं कि एक ग्राम पंचायत में 4 गांव है तो एक ही ग्राम सभा बनेगा, बिल्कुल नहीं। अगर ग्राम पंचायत में 4 गांव है, 3 गांव है, 2 गांव है, तो उन सभी गांव में अलग अलग क्या होगी, ग्राम सभा का निर्माण किया जाएगा। तीसरा और इंपॉर्टेंट, यहाँ पर जो सरपंच का चुनाव है, जो सरपंच का जो इलेक्शन है, चुनाव, वो प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा होता है। कैसा होता है, निर्वाचित होता है जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। क्यों ऐसा, ये विशेषता क्यों है, क्योंकि अगर आप संविधान को पढ़ेंगे, वहां पर अनुच्छेद 243 का जो ग पॉइंट है उसे पढ़ेंगे, तो वहां आपको पता चलेगा कि पंचायत में ग्राम पंचायत जो है, अगर उसके हम अध्यक्ष की बात करें अर्थात सरपंच की बात करें, तो सरपंच का इलेक्शन कैसे होगा ये विधानसभा को डिसाइड करना था। हर राज्य की विधानसभा ये डिसाइड करेगी कि इलेक्शन कैसे किया जाएगा। मैं समझाता हूं कैसे। अगर मैं ग्राम पंचायत, फिर ऊपर जाएंगे तो जनपद पंचायत, और थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो जिला पंचायत, ये तीनों एक सूत्र में बंधे हैं। इनमें तो होता है सदस्य, फिर होता है उपाध्यक्ष और एक होते हैं अध्यक्ष। ग्राम पंचायत के सदस्यों को पंच कहा जाता है, उपाध्यक्ष को उप सरपंच कहा जाता है और इसे कहा जाता है सरपंच। कौन है ये, सरपंच। इसे कहा जाता है बीडीसी, डीडीसी, है ना, मतलब जनपद पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य। इसे उपाध्यक्ष ही कहा जाएगा और इसे भी उपाध्यक्ष ही कहा जाएगा, और यहां पर इसे कहा जाएगा अध्यक्ष और इसे भी कहा जाएगा अध्यक्ष। इन सभी का चुनाव, किनका किनका चुनाव, तो इन दोनों का चुनाव, क्या बोलते हैं, इन दोनों का, और यहां पर इसका, इनका चुनाव बोल दिया है संविधान ने कि आप अप्रत्यक्ष रूप से करेंगे। इन तीनों का चुनाव, चूंकि लोकतंत्र स्थापित है इसलिए इन तीनों का चुनाव कैसे होगा, प्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। जो इनका चुनाव होता है वो विधानसभा के ऊपर निर्भर करता है कि वो कैसे कराना चाहती है। हमारी विधानसभा ने क्या कहा है, तो हमारी विधानसभा ने कहा है कि हम इनका चुनाव कैसे कराएंगे, प्रत्यक्ष रूप से कराएंगे, इसीलिए विशेषता है और कोई कारण नहीं है विशेषता होने का। ठीक, फिर और आगे बढ़ते हैं। तो हमने आरक्षण दिया, संविधान में 1/3 लिखा है, आगे भी बढ़ा सकते हैं तो लिखेंगे पंचायत के प्रत्येक स्तर पर महिला आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जो कि कुल सदस्य संख्या के 50% तक होगी। फिर आएगा 5वां पॉइंट। हमको 5वां पॉइंट में बताना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ में अनुसूचित क्षेत्रों में
छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ के लगभग 85 जनपद अनुसूचित क्षेत्रों में आते हैं। इनमें जो अध्यक्ष का पद होता है वो अनिवार्य रूप से अनुसूचित जनजाति व्यक्ति के लिए आरक्षित होता है। बस इतना ही, इतना लिखना पड़ेगा 2 लाइन के लिए, ठीक है। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत के अध्यक्ष का जो प्रावधान है या अध्यक्ष का जो सीट है वो अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के लिए ही क्या होगा, आरक्षित होगा। फिर आ जाएगा 6वां पॉइंट। ऐसे करते ही 6-7 पॉइंट लिखते ही आपका पहला पेज लगभग भरने वाला होगा। फिर ग्राम सभा में, सामान्य ग्राम पंचायत की ग्राम सभा में गणपूर्ति 1/10 होती है या 10वां भाग होती है, जिसमें से 1/3 महिलाओं का उपस्थित होना अनिवार्य है। फिर नीचे उसके जज लिखिए, अनुसूचित क्षेत्रों के ग्राम सभा में जो गणपूर्ति है वो कुल ग्राम सभा के सदस्यों के 1/3 होती है और उसमें से भी 1/3 महिलाओं की उपस्थिति अनिवार्य है। तो इस प्रकार से आपने ये कर दिया। फिर पंचायतों को कुछ कर लगाने का, पूरा तो जगह नहीं मिलेगा यहाँ पास, पंचायतों को कुछ कर लगाने का क्या दे दिया गया, अधिकार दे दिया गया है। बताइए कि पंचायतों को छोटे मोटे कर, पथ कर लगाने का, बाजार शुल्क वसूल करने का या 20 रुपए तक के मामले को सुनने का क्या प्रदान किया गया, अधिकार प्रदान किया गया है। फिर अगर आरक्षण की बात करें तो उस पर भी आ जाते हैं हम। तो छत्तीसगढ़ में जो पंचायतों का आरक्षण है वो आनुपातिक आधार पर, अर्थात यहाँ पास यदि जितने भी अनुपात में यहाँ पास नागरिक होंगे अनुसूचित जाति और जनजाति के, उतना तो उनको आरक्षण मिलेगा और किसी भी दशा में 50% से कम नहीं होगा, ये भी लिखा गया है। हाँ, यदि ओबीसी और ये सब मिलाकर 75% क्रॉस हो जाते तो दिक्कत नहीं है, अगर नहीं होगा तो 25% ओबीसी के लिए क्या हो जाएगा, आरक्षित हो जाएगा ये सीट पूरी तरीके से। ठीक, तो इस प्रकार से आप इतने सारे विशेषताओं को बता सकते हैं। और भी जगह बचा तो और बता दीजिए। जनपद और जिला स्तर के पंचायतों में जो विधानसभा और जो संसद के हैं उनके सदस्यों का भी क्या किया गया है, प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। इतना बता दीजिए, बहुत हो जाएगा, वो सब कुछ समझ जाएगा। और जगह तो और बता दीजिए। अनिवार्य रूप से कितने बार ग्राम सभा का बैठक होगा, तो 6 बार अनिवार्य रूप से ग्राम सभा का बैठक करना क्या है, अनिवार्य है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ही क्या हो सकता है, पंचायत का पदाधिकारी हो सकता है, ये भी प्रावधान है हमारे यहाँ। ये कुछ विशेष प्रावधान है जो कि बहुत सारे कम ही राज्यों में पाए जाएंगे, इस कारण से ये विशेषताओं के रूप में क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा डाटा है आपके पास लिखने के लिए, पूरा पंचायती राज ही डाल सकते हो विशेषताओं के रूप में। ठीक, उतना मत लिखिएगा, जो इंपॉर्टेंट है, जो हटकर है, जिसकी ज्यादा मान्यता है, ज्यादा वो वेटेज रखते हैं, उन्हीं को लिखिए। आते हैं अगले प्रश्न पर, और अंतिम प्रश्न है हमारे वीडियो का ये। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के प्रारंभिक और अपीलीय क्षेत्राधिकार की विवेचना कीजिए। अलग टाइप का प्रश्न, थोड़ा सा अलग क्यों, क्योंकि संविधान में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। अगर मैं बात करूं सर्वोच्च न्यायालय की, उच्चतम न्यायालय की, तो वहां तो सीधा बताया गया कि आपकी मूल अधिकारिता, आरंभिक अधिकारिता क्या है। अपीलीय अधिकारिता भी बताया गया, अनुच्छेद 100 अगर 31, 32, 33, 34 की बात करूंगा तो उसमें बताया गया 136 में भी कुछ अधिकारिताएं हैं, वहां तो शब्द सा मेंशन, लेकिन यहाँ पास ऐसा कोई मेंशन नहीं है। हमें समझना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय लगभग देश के सभी उच्च न्यायालय के जितना ही क्या रखता है, अधिकार रखता है। ठीक, तो यहां पास लिखेंगे छत्तीसगढ़ अपने अधिकारिता के भीतर रहते हुए प्रारंभिक अधिकारिता या क्षेत्राधिकारिता का प्रयोग करती है। छत्तीसगढ़ अपने क्षेत्राधिकार के भीतर रहते हुए प्रारंभिक क्षेत्राधिकार या प्रारंभिक अधिकार का उपयोग करती है, जिसके अंतर्गत 3-4 पॉइंट आएंगे। अब बहुत लोगों के मन में यह डाउट आता है कि ये क्या होता है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार या अपीलीय क्षेत्राधिकार। समझिए, ऐसे मामले जो अपील के माध्यम से नहीं जाएंगे, ऐसे मामले जो अपील के माध्यम से सुप्रीम हाई कोर्ट में नहीं जाएंगे, वो सीधे ही हाई कोर्ट में जाएंगे। अपील करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो डायरेक्ट कहां चले जाएंगे, तो हाई कोर्ट में चले जाएंगे। ऐसे मामले को कहा जाता है प्रारंभिक अधिकारिता। मतलब वे मामले जो सीधे सीधे केवल कहां आएंगे, हाई कोर्ट में आएंगे, अपील के माध्यम से नहीं आएंगे, वो क्या हो जाता है, प्रारंभिक अधिकारिता। जैसे संसद और विधानमंडल के सदस्यों के निर्वाचन से संबंधित उत्पाद या विवाद का निपटारा उच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। तो 2 लाइन हो गया यहाँ पर। फिर अगले लाइन में आपको ये बताइए कि मूल अधिकारों के हनन होने पर या मूल अधिकारों के निलंबन होने पर उनके प्रवर्तन करने का क्या है मामला, किसके पास जाएगा, हाई कोर्ट के पास जाएगा। फिर आप ये बताइए, उच्च राशि के सिविल मामले भी कहां जाते हैं, उच्च राशि के ना, निम्न राशि के नहीं। छोटे मोटे मामले, छोटे मोटे सिविल मामले हाई कोर्ट में नहीं जाएंगे, उच्च राशि के सिविल मामले कहां जाएंगे, सीधे अपीलीय अधिकारिता के अंतर्गत आ जाएंगे। इस प्रकार से ये है क्या, उनकी प्रारंभिक अधिकारिता, जिसमें यह सब क्या हो जाएगा, शामिल हो जाएगा। फिर रिट जारी करना भी उनकी प्रारंभिक अधिकारिता में है। राजस्व संबंधी मामले, राजस्व संबंधी मामलों पर भी जो निपटारा है वो भी कौन करता है, तो हाई कोर्ट करता है। ठीक, तो इस प्रकार से 4 आरंभिक अधिकारिता आपकी होंगी।
फिर बताइए अपीलीय अधिकारिता या अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार वे मामले जो कि अपील के माध्यम से हाईकोर्ट के समक्ष रखे जाते हैं। पहला, सिविल मामलों पर अपील। पहला कौन से मामलों पर अपील? सिविल मामलों पर अपील। कौन कौन से ऐसे मामले हैं जो कि सिविल मामले हाईकोर्ट में जाएंगे? तो ऐसे मामले जो कि जिला न्यायालय में होते हैं और वहां पर उसकी निर्णय नहीं लिए जाते तो फिर वो कहां चले जाते हैं? हाईकोर्ट में। तो सिविल मामलों में अपील में भी पहला पॉइंट क्या होगा? जिला न्यायालय के वे मामले जो कि जिला न्यायालय से कहां जाएंगे? हाईकोर्ट में जाएंगे, वे मामले हो गए। दूसरा, ऐसे मामले जिन पर विधि का सारवान प्रश्न निहित है, मतलब ऐसा प्रश्न है जिसका व्याख्या कभी नहीं किया गया। कुछ ऐसे यहां पास निर्णय होते हैं जिनकी व्याख्या कभी नहीं की जाती, जैसे कोई भी मान लो कोई एक्ट है या फिर कोई भी प्रथा है, कोई भी रिचुअल्स है, जिनकी व्याख्या कभी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं की है, किसी हाई कोर्ट ने नहीं की है, उसके बारे में असमंजस की स्थिति है, कभी वो स्थिति उत्पन्न हो गई तो वो कहां जाएगा? सीधा वो जाएगा कहां? तो अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हाई कोर्ट चले जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि उस राज्य के अंतर्गत जो भी मामले होंगे वो कहां जाएंगे? हाई कोर्ट में जाएंगे। उस राज्य में जितने भी न्यायपालिका होती हैं, हाई कोर्ट को छोड़कर, उन सभी पर अधीक्षण करने का अधिकार किसका होता है? तो उच्च न्यायालय का होता है। तो ये हो गई सिविल मामलों पर अपील। फिर दूसरा होता है आपराधिक मामलों पर अपील। अपीलीय क्षेत्राधिकार में आपराधिक मामलों पर अपील। इसमें आप बताइए कि 7 वर्ष से अधिक, जो 7 वर्ष से अधिक की अगर कोई सजा सुना देता है सेशन न्यायालय, तो वो मामले कहां चले जाते हैं? हाई कोर्ट के पास चले जाते हैं। हाई कोर्ट चाहे तो उस 7 वर्ष की सजा की सुनवाई स्वयं कर सकता है। जी हां, अगर 7 वर्ष हो गया, अगर मान लेते हैं किसी भी व्यक्ति को जिला न्यायालय में 7 साल से अधिक की सजा सुनाई गई है, तो ऑटोमेटिक वो मामला कहां चले जाएगा? अपील के माध्यम से तो हाई कोर्ट के पास चले जाएगा। अगर जिला एवं सत्र न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को क्या कर दिया? मृत्युदंड दिया गया, तो वो मामला जाए या ना जाए, वो अपील सीधा कहां चले जाएगा? तो वो चले जाएगा कहां? हाई कोर्ट के पास। फिर कोई भी व्यक्ति जिसे आपराधिक कानूनों के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है, उसे सजा प्राप्त है, तो वो भी कहां जाएगा? हाई कोर्ट चले जाएगा। तो इस प्रकार से अपीलीय अधिकारिता है किसकी? तो हाई कोर्ट की, छत्तीसगढ़ की। आई बात समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत कम आंसर मिलता है इसका, जमा के लिखना पड़ता है। अगर किसी और राज्य का पूछा होता तो वहां पास ना लेटर पेंटेंट को भी लिख देते हैं। वहां पास मतलब कुछ ऐसे हाई कोर्ट्स होते हैं जो उच्च राशि के सिविल मामलों को अपने ही हाई कोर्ट के जज के द्वारा सुनाए गए फैसलों के खिलाफ अपने ही हाई कोर्ट के किसी और खंडपीठ पर भेज देते हैं, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट। यहां पास क्या सुविधा है कि अगर आप उसी हाई कोर्ट में केस हारे हो तो उस हाई कोर्ट में आपका केस जिस जज ने सुना था, उस जज के अलावा किसी और जज के पास भी आप अपील कर सकते हो। ऐसा भी हो सकता है, ठीक। लेकिन छत्तीसगढ़ में ये है नहीं, क्योंकि छत्तीसगढ़ के बारे में सीधा बोल दिया था कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बताइए सीधा, और किसी का हमको नहीं जानना है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पास क्या है, अपीलीय अधिकारिता, प्रारंभिक अपीलीय अधिकारिता और उसके साथ साथ अपीलीय क्षेत्राधिकार दोनों बता सकते हैं, ठीक। तो मैं ऐसा मानता हूं कि आप सभी को 2018 के जितने भी प्रश्न आए हैं उनका जो भी आदर्श उत्तर था वो समझ में आया होगा। उस आदर्श उत्तर में से जितने नंबर का प्रश्न पूछा गया है उसमें क्या लिखना होता है ये भी समझ में आया होगा। उसके साथ साथ सिलेबस भी है वो भी समझ में आया होगा। यदि अच्छे से आया होगा तो फिर आप ये भी समझेंगे कि इसमें अगर मैं प्रारंभिक परीक्षा की बात करूं तो उसमें तो बहुत ज्यादा सिलेबस है। प्रारंभिक परीक्षा में पूरा का पूरा संविधान पढ़ना पड़ता है, लेकिन अगर यहां बात करूं तो पूरा संविधान तो नहीं है। अगर प्रारंभिक परीक्षा में जाएंगे तो भाग 1, भाग 2, भाग 8, भाग 10, भाग 15, 16, 17, 14 क, भाग 21, भाग 22, पूरी की पूरी अनुसूची, उसके बारे में और कोई राज्य व्यवस्था अलग चल रही तो वो अलग, बहुत सारे फैक्चुअल डाटा सब कुछ शामिल है। प्री में ज्यादा पढ़ना है मेंस से। मेंस में आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें 12 में से जो 9 प्रश्न है वो तो छोटे प्रश्न है, क्योंकि 2 नंबर के 6 प्रश्न, 4 नंबर के 3 प्रश्न, टोटल जो 9 प्रश्न है वो तो छोटे छोटे हैं, या फिर उसमें से कुछ लोग प्रशासन के हैं। अगर उसमें से 2 या 3 प्रश्न अगर मैं हटा दूं, चलो 3 भी हटा दूं, 4 भी हटा दूं, तो उस 9 में से केवल 5 प्रश्न आपको संविधान के सॉल्व करने हैं। उसमें भी वो फैक्चुअल क्वेश्चन है, केवल 3 क्वेश्चन पर आपको मेहनत करनी है। अब वो 3 क्वेश्चन जाहिर सी बात है राष्ट्रपति या फिर कोई बड़ा क्वेश्चन ही होगा, जो कि प्री में भी पढ़ा है आपने। मेंस के लिए बहुत ज्यादा अलग से आपको तैयारी नहीं करनी है, बहुत अलग स्तर पर जाकर रेफरेंस बुक उठाकर नहीं पढ़ना है कि मैं मेंस की अलग से तैयारी कर रहा हूं, मेंस की अलग से तैयारी कर रहा हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने प्रारंभिक परीक्षा के तैयारी के दौरान ही मेंस की तैयारी कर सकते हैं, खासकर संविधान का, क्योंकि
पूरे के पूरे प्रारंभिक में से बहुत सारे टॉपिक आ जाते हैं, बहुत सारे टॉपिक प्रारंभिक परीक्षा में ही छूट जाते हैं, और जो टॉपिक आते हैं वो इतने बड़े नहीं हैं कि आपको अलग से उसमें लेखन शैली की आवश्यकता पड़ेगी। जो चीज पूछा गया है वही चीज का उत्तर आपको लिख देना है। ठीक, तो ये है आपका आज का मुख्य परीक्षा का एनालिसिस जो कि संविधान के ऊपर था। मैं अगले क्लास में या फिर अगले लेक्चर में आपके लिए 2019 के प्रश्न पत्र का एनालिसिस लेकर आऊंगा। तब तक आप हमारे इस जो श्रृंखला है उसका लाभ उठाइए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि जो अभी हमारा संक्रमण काल चल रहा है, जो तैयारी का, जिसमें हमें असमंजस की स्थिति है कि आरक्षण के कारण क्या पता चला कि नोटिफिकेशन आएगा या नहीं आएगा। हमारे हिसाब से तो नोटिफिकेशन आएगा, चाहे समय पर ना आए, थोड़ा दिन के बाद आए, लेकिन वो आएगा जरूर। 0 ईयर शायद ही घोषित हो, तो आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। मेंस इसी के साथ थोड़ा सा एनालिसिस कर लीजिए, जिससे आपको प्री के बाद तुरंत मेंस देने में क्या होगा, सहूलियत होगा। आप पूरी तरीके से समझ चुके होंगे नंबर डिस्ट्रीब्यूशन को, 4 साल के एनालिसिस को, क्वेश्चन की प्रकृति को, सिलेबस को, जिससे आपको मेंस में एक प्रकार का जो बाधा उत्पन्न होता है सिलेबस को लेकर कि क्या पढ़ूं क्या छोड़ूं, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा यदि आप हमारे साथ इस श्रृंखला में जुड़े रहते हैं। तो इसी आशा के साथ कि आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से रखेंगे, बेहतर करेंगे, मैं आप सभी से विदा लेता हूं। मिलूंगा मैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।